हेलो दोस्तों, पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। बउआ लोग, हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी पढ़ रहे थे, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, और ओकरा में 3 क्लास आपका हो गया था। ये चौथा है। पिछला क्लास में आपको हम छोड़े थे कहां तक, तो ये कहे थे किसके बारे में, परागकण के बारे में हम लोग पढ़े थे ना। और उसमें ये आपको हम बोले थे, बउआ लोग ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई परागकण पूरा तरह से बन जाता है तो हमें 2 कोशिका होता है बउआ। एक होता है कायिक कोशिका, याद होगा, एक होता है बउआ लोग कायिक कोशिका, दूसरा होता है जनन कोशिका। कुछ होता है जनन कोशिका, होता है जनन कोशिका, ही ना दुगो होता है, वो कायिक कोशिका को जनन कोशिका। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब कायिक कोशिका और जनन कोशिका का निर्माण हो जाता है ना, तो यहां पर परागकण कोशिका करता है ना कि सीधा अपने और क्रिया के पास पहुंच जाएगा। याद होगा अगर आप लोग को, ऐसे करके ध्यान दीजिए, अगर कोई फूल बनाए थे तब, कोई फूल बनाते हैं तब, फूल बनाए थे तब, ये तो डंडिया था, देखो ऐसे पकड़ के आई लव यू करके नहीं देता है, ये पुष्पासन था। एकरा पर बताइए, एकरा पर ऊपर कोई था, बोलो, ऐसे करके स्त्री वाला भाग था ना, स्त्री वाला भाग पढ़े किए थे, ये वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र यहीं पर जाएगा। इन्हें ऐसे करके कौन था, बोलो हुआ, ऐसे करके था ना, इस तरह से करके, ऐसे करके बना था नहीं, परागकोश होता है, एक अंदर परागकण है। अब परागकण कोश करेगा कि जब द्विकोशिकीय अवस्था में हो जाएगा, कायिक कोश का जनन कोश का होगा, तो छुछुंदरा यहां से उठेगा, यहां से परागकण, ये परागकण उठेगा, सीधे यहां पर पहुंच गया। कहां पहुंच गया, बोलो, सीधे कहां, वर्तिकाग्र तक। एक नाम कोश दिए थे ऊपर का भाग को, वर्तिकाग्र बोले थे, तो सीधे वो औरतिया के पास पहुंच जाता है। कब, जब द्विकोशिकीय अवस्था में होता है तब, जबकि और पास अभी नारीगुमक का निर्माण हुआ नहीं है, सीधे आके यहां पर पहुंचे, मुंह उठा के, समझ रहे कहने, तो ये गलती कर देता, ये गलती कर देता, वही गलती कर देता है, इसको उठ के यहां से जाना नहीं चाहिए था। तो आप बताते हैं, देखिए हमेशा ऐसा नहीं होता कि जब जनन कोशिका और कायिक कोशिका बना लिया था, उठ के डायरेक्ट औरतिया के पास पहुंच गया। अभी अच्छा से जमानों ने हुआ करा कि नहीं, हमारा बाल बच्चा हम होवाएंगे, बताओ तो गलती कर रहा। अभी नहीं, हमेशा नहीं, 60% केस में होता है ऐसा, 60% में होता है, 60% केस में कुछ होता है ना कि परागकण द्विकोशिकीय अवस्था, 2 कोश का बनल है, कायिक कोश का, जनन कोश का, 2 सेल स्टेज है ना, द्विकोशिकीय अवस्था में है, वो द्विकोशिकीय अवस्था में है। तो इस द्विकोशिकीय अवस्था में चाहे तो झड़ता है, चाहे तो संगलित होता है। ध्यान रखिएगा, 60% परागकण कोची करता ना कि यहीं पर झड़ गया कहे कि मतलब हुआ कुछ कि हवा चला इन्हें जितना एक अंदर कण था ना, ये कण छटपटा के सब नीचे गिर गया, झड़ गया, कहानी खत्म हो गया। और नहीं तो संगलित होने के मतलब कि यहां से उठ के सीधे और किया के पास पहुंच गया, वर्तिकाग्र के पास पहुंच गया। तो चाहे झड़ के नीचे गिर जाएगा हवा के कण के कारण, और चाहे तो सीधे कहां पहुंच जाएगा, बोलो, वर्तिकाग्र के पास। तो ये नीचे गिरेगा, उसको झरना कहेंगे, यहां पहुंचेगा इसको संगलित कहेंगे। तो ये बताइए 60% केस में परागकण द्विकोशिकीय अवस्था में चाहे तो झड़ता है, या तो संगलित होता है, संगलित बुआ, संगलित लिखो, संगलित होता है। झड़ना मतलब बोलो, यहां से उठा डायरेक्ट कहां गिर गया, नीचे तो झड़ गया, और नहीं तो यहां से उठ के कहां चल गया, और के पास पहुंच गया, वर्तिकाग्र के पास पहुंच गया, तक कह देंगे संगलित हुआ है। तो इस 60% केस में ऐसा होता है कि अभी अच्छा से जवानों ने हुआ है, पिया अभी लइका बानी, तो वही लइके बानी में चल गया है, पिया अभी लइका बानी में कुछ हुआ, द्विकोशिकीय अवस्था में उठा डायरेक्ट औरतिया के पास पहुंच गया, और चुचुंदरा अभी तुम बड़ा होवे नहीं किया, यहां चलाया, पहले तुम बड़ा होवो। तो कैसे आप जब पहुंच गया तो बड़ा कैसे होगा, ये भी तक दिक्कत है। तो चीज आपको हम इस स्त्री वाला भाग जब पढ़ा देंगे ना, टोटल आज ही क्लास में पढ़ाने वाले हैं, तो स्त्री वाला भाग जब आपको पढ़ावेंगे तो स्त्री वाला भाग के बाद वाला चीज हम आपको समझावेंगे, ठीक है ना। वो बाद में समझ में आ गया कि अगर द्विकोशिकीय अवस्था में पहुंच गया है, जेकरा में अभी नारीगुमक बनबे नहीं किया है, और डायरेक्ट यहां मुंह उठा के पहुंच गया है, तो उसमें होगा कुछ, वो आगे आपको मिलेगा। अच्छा, 21% केस में हुआ, ये बताइए, 21% केस में, 60% केस में ऐसा हुआ है ना कि परागकण द्विकोशिकीय अवस्था में चाहे तो झड़ता या संगलित होता, लेकिन देखो 40% केस में अलग काम होता है। 40% केस में जीवे नहीं करेगा, कहेगा नहीं अभी हम जवान हुए नहीं है, अभी ब्याह नहीं करेंगे। ये तो ब्याह कर दिया द्विकोशिकीय अवस्था में, 100 में से 60 को ब्याह के लिए है, और के बाद पहुंच गया 40% आ गए, पहले हमको जवान हुए दो, कोची हुए तो जवान हुए दो। कि कैसे जवान होंगे, तो होता कुछ है ना कि जनन कोशिका को देख रहे हो, ये जनन कोशिका समसूत्री विभाजन कर लेता है, टूटते बड़ी छोटा हुआ है, तब जब भी करेगा तब समसूत्रीय करेगा, बड़ी छोटा में समसूत्री, पीछे के क्लास में आपको समझा रहे थे,
कहां से बताइए था को मातृ कोशिका, द्विक, चतुष्क, ओकरों में से फिर दूगो टूटा, ऐसे करके जन्म और छोटा हो गया है। जनन कोशिका समसूत्री विभाजन करता हुआ जनन कोशिका समसूत्री विभाजन करेगा। देखो ऊपर का था काई कोशिका था और नीचे का ये वाला है जनन कोशिका। कौन सी कोशिका बोलो? नीचे वाला है जनन कोशिका। जनन कोशिका, इस जनन कोशिका करता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन करता है, समसूत्री विभाजन करता है और समसूत्री विभाजन करके दो भाग में बढ़ जाता है और समसूत्री विभाजन करके दो नर युग्मक का निर्माण करता है शुक्राणु। नर युग्मक समझ रहा? यही अब कोची करेगा ना कि यही वाला अब हुआ ऐसे करके दो नर, एक नर युग्मक इनने और एक नर युग्मक इनने, तब वो बोलो हुआ के गो नर युग्मक बना है। जल्दी जल्दी बोलते हैं, के गो नर युग्मक बना, एगो एजा बना, एगो एजा बना। ये दोनों का दोनों होता है नर युग्मक। यही होता है वो कोची बोलो नर युग्मक होता है, नर युग्मक होता है। तो अब पूछा जाए कि बताइए 40% केस में कुछ हुआ है, 40% केस में हुआ कुछ है कि जो जनन कोशिका समसूत्री विभाजन करके दो नर युग्मक का निर्माण किया है। हुआ एगो नहीं दो गो नर युग्मक बना है, ध्यान रखिएगा, 2 गो नर युग्मक का निर्माण किया है। सुना? बताओ 60% वो भी आ गया, ये जो 60% पहले ही से भी आ गया, करा कि नहीं हमारा ब्याह करना है, अभी बड़ा हुआ नहीं ब्याह उसको करना है, वो डायरेक्ट उठ के है ना नर युग्मक बना है, ये नहीं जनन कोशिका काई कोशिका की अवस्था में पहुंच गया। अच्छा वो कहोगे सर एकरा में तो नर युग्मक बनबे नहीं किया है, तो एकरा में कैसे बाल बच्चा होगा? वो कैसे होगा बाल बच्चा? जब स्त्री वाला भाग पढ़ा देंगे ना आज की क्लास में, और बाद आगे की क्लास में आपको हम समझावेंगे कि कैसे वो काम करेगा। ये चलिए द्विकोशिकीय अवस्था में झड़ता है, संगठित होता है, इसको द्विकोशिकीय क्या कहते हैं? परागकण इसको कहते हैं, द्विकोशिकीय परागकण है ना। वैसा परागकण जेकरा में कोची काई कोशिका और जनन कोशिका हो उसको द्विकोशिकीय परागकण कहते हैं। लेकिन 40% केस में कुछ होगा, 40% केस में कि यहां पर जनन कोशिका जो होता है ना समसूत्री विभाजन करता। अरे जनन कोशिका तो सब काम करेगा, काई कोशिका कोची कर रहा था, खाली भोजन में तो दे रहा था। तो जनन कोशिका समसूत्री विभाजन करके दो नर युग्मक का निर्माण करेगा, दो नर युग्मक का निर्माण करेगा। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आ भी जाएगा। द्विकोशिकीय नहीं, त्रिकोशिकीय अवस्था हो गया, 3 कोशिका एक बना। एगो इधर काई कोशिका है, देखो एगो काई कोशिका है और दूगो नर युग्मक है, दूगो नर युग्मक है, तो एक ई कोशिका एगो ई कोशिका है, तो के कोशिका बनाई त्रिकोशिकीय अवस्था कहते हैं। इसको बोलते हैं त्रिकोशिकीय अवस्था कहा जाता है। एक आ देगा। अच्छा क्वेश्चन है कि द्विकोशिकीय अवस्था क्या कहेंगे? तो द्विकोशिकीय में जेकरा में नर युग्मक नहीं बना था, ओकरा में काई का जनन कोशिका की अवस्था में झड़ता या संगलित होता है, तो उसको द्विकोशिकीय अवस्था कहते हैं। और जेकरा में बउआ जनन कोशिका समसूत्री विभाजन करके जब दो नर युग्मक का निर्माण कर लेता है, तो इस प्रकार के परागकण को त्रिकोशिकीय परागकण कहते हैं और इस अवस्था को त्रिकोशिकीय अवस्था कहते हैं। जब जनन कोशिका समसूत्री विभाजन करके दो नर युग्मक बना देगा ना, तो एक त्रिकोशिकीय परागकण कहेंगे। पहले द्विकोशिकीय परागकण था जनन कायिक, अब त्रिकोशिकीय परागकण है, कायिक है, नर युग्मक है दूगो, तो दूगो नर युग्मक हो गया, एगो ही 3 गो, तेरा त्रिकोशिकीय परागकण कहेंगे और द्विकोशिकीय त्रिकोशिकीय। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब एक बात बताना तो नहीं, एक बात आपको हम पहले बताए थे, कहे थे ना कि इस बात को हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी समझ में नहीं आएगा, अब समझ में आ जाएगा। क्या आपको लगता है कि परागकण जो होता है, परागकण इन नर युग्मक है, परागकण नर युग्मक होगा कि नहीं होगा? बताइए। नहीं, परागकण नर युग्मक थोड़े है। नर युग्मक जेकरा से बाल बच्चा होगा तो परागकण से बाल बच्चा होगा नहीं। परागकण में भी 2 कोशिका था, काई कोशिका जनन कोशिका, ओकरा में जनन कोशिका जब टूटा है ना तब जाके नर युग्मक बना है। परागकण खुद बड़का, परागकण खुद नर युग्मक नहीं है बुआ, नर युग्मक एक अंदर है, इसलिए परागकण को नर युग्मक नहीं बोलते हैं। परागकण का एक नाम दिए थे, अगर आप लोग को याद होगा तो कमेंट कीजिएगा। परागकण को बोले थे नर युग्मक उद्भिद, परागकण को बोले थे नर युग्मक उद्भिद, नर युग्मक उद्भिद बोले थे। परागकण नर युग्मक नहीं होता, परागकण नर युग्मक उद्भिद होता है। मतलब इस परागकण के अंदर नर युग्मक है। परागकण स्वयं पूरा बड़का बताइए तो बड़का पूरा का पूरा परागकण नर युग्मक है नहीं। एक में जनन कोशिका टूटा होकर बाद परागकण बना। परागकण नर युग्मक नहीं है, परागकण के अंदर नर युग्मक है। इस कारण से परागकण को नर युग्मक उद्भिद बोलेंगे और नर युग्मक एक में अलग ही रहता। नर युग्मक हाँ पूछा है कि नर युग्मक कहां होता था? परागकण के अंदर होता।
कैसे बना था? तो जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होकर बना था। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया सबको? A to Z वर्ड क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तब हुआ, अब बढ़ाते हैं आगे। अब इसके जस्ट बाद देखिए परागकण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमने के चाहिए। परागकण के बारे में है ना कोई जानकारी। देखिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा ना कि कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि कुछ प्रजाति के परागकण के कारण बहुत ज्यादा एलर्जी होता है, और आज छू दीजिएगा तो एलर्जी हो जाएगा। समझ रहा? एलर्जी मतलब समझते हैं आप लोग? एलर्जी का मतलब 12 तक है, समझ में आता होगा। एलर्जी का मतलब होता है देखिए बालू में कभी कभी चाहे धोरी में चल जाओ ना, है ना, तो चल जाए तो देह पूरा सिहर जाता है, ऐसे होने लगता है, उसी को बोलते हैं एलर्जी। कुछ बोलते हैं एलर्जी। तब बहुत सारे प्रजाति का परागकण जो होता है ना वो एलर्जी का एक प्रमुख कारण बन जाता है। तो परागकण के कारण को जो होगा एलर्जी होगा, हुआ एलर्जी होगा, ध्यान रखिएगा। एलर्जी हो जाएगा। श्वसनी वेदना, सांस लेने में दिक्कत, है ना, उसको बोलते हैं श्वसनी वेदना। श्वसनी वेदना, वेदना मतलब दर्द करना, वेदना, सांस लेने में दर्द करना शुरू कर देगा। श्वसनी शोथ, दम्मा, इस तरह के है ना रोग भी होना शुरू होता है। दम्मा, श्वसनी शोथ, इस तरह के रोग होता है। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना कि जो परागकण होता है ना, बहुत सारे प्रजातियों का परागकण, या जो मतलब हम ये नहीं करेंगे जितना परागकण है सबके बारे में बोले, नहीं, बहुत सारे ऐसा प्रजाति के परागकण होता है ना जिसके कारण क्या हो जाएगा, बोलो, एलर्जी हो जाएगा। जिसके कारण है ना श्वसनी सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, दम्मा जैसा इस तरह के रोग हो जाता है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। पहला बात आपको समझ में आया, बहुत सारे प्रजातियों के परागकण के कारण एलर्जी होता है, श्वसनी वेद होता है, श्वसनी शोथ होता है, दम्मा होता है, इस तरह के रोग होना शुरू हो जाता है। यहां तक दिक्कत नहीं। आप बताइए दूसरा पॉइंट एक में क्या है ना बुआ, देखो अब कौन कौन परागकण है? तो घासों में दूब घास, ध्यान रखना बुआ, घासों में बता रहे हैं, घासों में दूब। अगर घास कहेगा ना, घास कहेगा तब दूब भी सुना है, दूब घास है ना, बोलते हैं दूब घास, याद रहेगा। घासों में कौन सा? दूब घास हो गया, दूबी वाला। खरपतवार अगर देखते हैं, ध्यान रखिए, खरपतवार देखते हैं तो ओकरा में है रैगवीड। खरपतवार में रैगवीड। अगर पेड़ पौधा देखिएगा ना तो पेड़ पौधा में दूगो होता है। पेड़ पौधा में क्या दूगो? एक है यूकेलिप्टस, कोई चीज याद करते जाओ। सबसे पहले बताइए घास में कौन सा घास हुआ? दूब घास हुआ। खरपतवार में कौन हुआ? रैगवीड हुआ है। पेड़ पौधों में हो गया कौन सी? यूकेलिप्टस। याद करो, पेड़ पौधा में दूगो, पहला हुआ यूकेलिप्टस, पहला बोलते जाओ। पेड़ लिखा गया, पेड़ पौधा लिख रहे थे, पेड़ पौधा है बदमाश, कौची लिखा जाता, पेड़ पौधा कर रहे थे वो, कौची पेड़ पौधा। तब पेड़ पौधा में बोलो, पेड़ पौधा में कुछ होता है, सबसे पहला यूकेलिप्टस, याद रहेगा, यूकेलिप्टस। पेड़ पौधा में कौन हुआ है? पेड़ पौधा में जल्दी से बताइए कौन हुआ? यूकेलिप्टस। कौन हुआ? यूकेलिप्टस। और दूसरा पेड़ पौधा में देवदार, ये लिख दे, नीचे लिख देते हैं देवदार। याद करते हैं, ये सब याद करते हैं ना, देवदार। अभी कह रहे थे ना कि केकरा कारण एलर्जी, सभ्य के कारण तो नहीं होगा एलर्जी, नहीं, सबके कारण एलर्जी नहीं होता, लेकिन केकर कारण एलर्जी हो सकता है। तो बोलते जाइए, घासों में दूब घास, खरपतवार में रैगवीड, ये रैगवीड एक प्रकार का खरपतवार है। खरपतवार में बोलो रैगवीड। पेड़ पौधा में बोला जाए, पेड़ पौधा में कौन कौन है? तो एक होता हुआ यूकेलिप्टस और दूसरा है देवदार। यूकेलिप्टस याद हुआ? इस सबके परागकण जो है ना बुआ, इस सब का दुभी घास होता है उसका परागकण, खरपतवार में रैगवीड का परागकण, पेड़ पौधा में देखिए तो यूकेलिप्टस और देवदार, सबके परागकण एलर्जी का कारण बनता है। ये सब के कारण एकदम गंभीर एलर्जी होता हुआ, गंभीर एलर्जी का कारण ही सब है। समझ में आ गया? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक बार याद करो, घास में बोलो दूब घास, खरपतवार में बोलो रैगवीड, पेड़ पौधा में यूकेलिप्टस या देवदार, याद करते जाइए, है ना, कुछ हो जाएगा यूकेलिप्टस या देवदार। इस सबके सब एलर्जी जितना है ना, इस सबका जो परागकण रहेगा उसको छुएगा ना तो एलर्जी हो जाएगा, छुएगा बगो जिधान से एलर्जी हो जाएगा, एलर्जी होना शुरू है, देख कर कराना शुरू है, समझिए को एलर्जी वाला चीज है। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, देखिए भारत में जो आयात मतलब समझते हो, आयात मतलब जो बाहर से आया है, आने वाला जो गेहूं है, भारत जो बाहर से गेहूं है ना इंपोर्ट करता लाता है, ओकरा में एगो घास होता हुआ जिसको बोलते हैं पार्थेनिया, गाजर घास, उसको हिंदी में बोलते हैं गाजर घास। कौन सा घास आ जाता है? आयात जो गेहूं है ना, गेहूं, तो इस गेहूं में एक घास आ जाता है, इसको नाम देते हैं गाजर घास। एक साथ देता है वो अथिये के साथ है, वो गेहूं को बुनिएगा ना तो ओकरा साथ घासियो हो जाएगा, गाजर घास या पार्थेनियम कहते हैं, गाजर घास या पार्थेनियम। याद करो,
भारत में जो आयात गेहूं है, गेहूं ओकरा में एगो घास आता है जिसका नाम देते हैं गाजर घास। कोई नाम देते हैं, बोलते हैं ये गाजर घास या पार्थेनियम। पार्थेनियम एकरो जो है या गाजर घास कहिए या पार्थेनियम। गाजर घास है चाहे कौन पार्थेनियम, दोनों सेम ही है, गाजर घास या पार्थेनियम। ये भी एलर्जी का एक प्रमुख कारण है। एलर्जी का एक प्रमुख कारण है। समझ आया? तो बताइए एलर्जी में क्या हो गया? सबसे पहले कुछ प्रजाति के परागकण जो होता है ना, एलर्जी हो गया, श्वसनी शोथ, दमा, श्वसनी वेदना, ये सब के कारण बनता है। उस सब के परागकण को छू दीजिएगा ना, धाई से एलर्जी हो जाएगा। सांस में अगर सांस मिलने में दिक्कत होना शुरू हो जाएगा, है ना, दर्द करेगा इस तरह से। अच्छा कौन कौन ऐसा है तब बताइए कौन रहेगा? घास में बोलो दूब घास, खरपतवार में बिना बोलने याद नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। बायोलॉजी में कुछ नाम होता है आपको याद करना पड़ता है। तो चलिए खरपतवार में बोल दो हुआ रैगबीड हो गया है। फिर बताइए पेड़ पौधा में कौन होता है? यूकेलिप्टस और देवदार। इस सबके परागकण गंभीर एलर्जी का कारण है। इस सबके परागकण दूब घास वाला है, रैगवीड है, यूकेलिप्टस, देवदार, इस सबके परागकण को छू दीजिए ना, धाई से एलर्जी हो जाएगा। अच्छा भारत में आने वाला गेहूं में कौन सा हुआ बोलो? गाजर घास गेहूं में के साथ आता है। जब गेहूं को बुनिएगा ना तो ओग्रोमला घासिया हो जाएगा और छू के देखिएगा एलर्जी हो जाएगा। गाजर घास को अंग्रेजी में बोलते हैं पार्थेनियम, कोई बोलते हैं पार्थेनियम। इस सब एलर्जी का एक प्रमुख कारण है। एलर्जी का एक प्रमुख कारण है। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पूरा बात समझ में आ गया। अच्छा एक बात और है गया, देखिए नॉर्मली हमनी को ऐसा लगता है ना कि परागकण से एलर्जी होता है, ये लगता है। ठीक है, मानते हैं कि परागकण से एलर्जी होता है, इस सबका परागकण एलर्जी का एक प्रमुख कारण है। लेकिन परागकण के अंदर पोषक पदार्थ पूरा एकदम कचकचा के भरा रहता है। पोषक पदार्थ खाने वाला चीज वाला ध्यान रखिएगा। एक अंदर पराग है ना, जो परागकण होता है वह परागकण जो होता है ना, ये पोषक पदार्थ एक में रहता है, पोषक पदार्थ रहता है, पोषक है ना पदार्थ होता है। एक अंदर खाए पिए वाला चीज पूरा एकदम कचकचा के अंदर भरे रहेगा। ऐसे परागकण है ना, ऐसे परागकण है तो एक अंदर पूरा एकदम पोषक पदार्थ कचकचा के भरे रहेगा। समझ रहा? इसका प्रयोग करते हैं खाद्य संपूरक के रूप में। खाद्य संपूरक समझाते हैं, संपूरक, खाद्य संपूरक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। खाद्य संपूरक मतलब कुछ होता है, देखिए जैसे मान लीजिए आप रोटी दिन भर काम किए हैं और दिन भर काम करने से आपका 4000 जूल एनर्जी खत्म हो गया। कितना? 4000 जूल खत्म हुआ। कितना एनर्जी खत्म हुआ? 4000 जूल। कितना हुआ बोलो? दिन भर काम किया था, 4000 जूल एनर्जी खत्म हो गया। अब भोजन रोटी चावल दाल खूब खाए तो पता चला ना कि ओकरा से 3000 जूल एनर्जी मिला है। तो बताओ रोज के रोज हो रहा है, 4000 खत्म 3000 खा रहे हैं, 4000 खत्म 3000 खा रहे हैं, तो दिक्कत हुआ कि नहीं होगा? मतलब धीरे धीरे दुबला पतला हो जाइएगा। समझ रहे कैसे? तो अब कोची करे जाता, कहा कि अच्छा काम करो, हम लोग कोची करते हैं ना, खाना खा लो और हॉर्लिक्सवा घोर के पी लेंगे। 1 चम्मच हॉर्लिक्स घोर के पी लो, हो जाएगा। हॉर्लिक्स भरपेट नहीं पिया जाता है कि लाभो आदम भरपेट जैसे सत्तू खाते वैसे खा लिए तो दिक्कत हो जाएगा। हॉर्लिक्स होता है कोची, तो हॉर्लिक्स होता है आपका खाद्य संपूरक। जितना घट रहा है ना ओकरा पूरा करके आपको देगा। तनी मनी भी ओकरा खा लीजिएगा ना तो 1000 आपका घट रहा था तो पूरा कर देगा। तो उसी तरह है ना, इसी तरीका से परागकण जो होता है ना, वो परागकण में पोषक पदार्थ पूरा भरल रहता है। परागकण को भर पेट नहीं खा जाता है कि ले लिए छिपा में मार कोर खा रहे। तानी मानी एक चुटकी खा लीजिएगा ना, एकदम पूरा 3000 जूल एक के बार मिल गया। समझ रहा? 4000 जूल एक के बार मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा परागकण जो है ये पोषक पदार्थ से पूरा भरपूर होता है और एकरा प्रयोग करते हैं खाद्य संपूरक के रूप में। खाद्य संपूरक कहे का मतलब पूरा एकदम कचकचा के भरपेट नहीं खा लेना, तन एक आध चुटकी भी खाइएगा तो हो जाएगा। तो उन्हें कहते हैं खाद्य संपूरक। बताइए हॉर्लिक्स को खाद्य संपूरक है, खाद्य पदार्थ नहीं है बदमाश कि धर के पूरा भरपेट खा लिए। रोटी चावल ऐसा नहीं इसको खाना होता है, थोड़ा सा खाइए, थोड़ा सा खाइएगा एकदम ढेर मनी आपको मिल जाएगा एनर्जी। दिन भर में 4000 कितना, अगर दिन भर में 4000 जूल एनर्जी बर्बाद हो रहा है ना, आप एक चुटकी खा लिया 4000 एक के बारे में मिल जाएगा। समझ? इसीलिए इसको खाद्य संपूरक कहा गया। तो ध्यान रखिएगा परागकण से एलर्जी होता है, मानते हैं परागकण से एलर्जी हो रहा, लेकिन बहुत सारे प्रजाति के परागकण ऐसा रहता है। अब बहुत सारे कोई सब में पूरा एकदम कचकचा के पोषक पदार्थ भरे रहता है अंदर, वो खाद्य संपूरक रूप है। यहां तक कि परागकण से गोली टैबलेट बनाया जाता है। टैबलेट बी पोलन पराग गोली टैबलेट बनाया जाता है। वह पराग गोली से बनता है, टैबलेट बनता है, पूरा खा लीजिएगा, खाए दम एनर्जी से पूरा भरपूर हो जाइएगा। ये जो गोलियां होता है पराग गोली को अंग्रेजी में बोलते हैं बी पोलन। ये कोई मेडिकल के दुकान पे आपको मिल जाएगा।
ये पराग गोली होता है, वह पराग गोली होता है। बी पोलन का टेबलेट होता है, ये टेबलेटवा खाइए, एक में पोषक पदार्थ पूरा भरल रहता है। एक से पराग कहां से देख रहे हो, गोली बना रहा, गोली बना रहा। एक प्रयोग करता कौन, दौड़े वाला आदमी, धावक या दौड़े वाला घोड़वन के खिला देगा, दौड़े वाला आदमी के खिला देगा। ये मतलब खा लिया, और जैसे घोड़ा के चाहे आदमी के खिला दीजिए, और खैला के बाद जब दौड़ेगा तो धाई धाई करके पार हो जाएगा। और इसका स्पीड होकर क्षमता बढ़ा देता है, काम करने की क्षमता को बढ़ा देता है, समझ रहा। तो इसका प्रयोग किया जाता है कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए। धावक या आश्व मतलब घोड़ा होता है, अश्व देखो जी, अश्व धावक जो होता है ना, दौड़े वाला घोड़वान, उस सबके खिला दिया एकदम, पूरा रेस हो रहा था, रेस में दौड़ के आगे निकल गया। आदमी रेस में अगर भाग लिया ना दौड़े में, और हमें खा के चल जाएगा, एकदम धान धान दौड़ेगा, खूब दौड़ थकवे नहीं करेगा, समझ रहे। तो बी पोलन पराग गोली या बी पोलन का टेबलेट होता है। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है तो लीजिए, परागकण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थोड़ा समझा दिए। पहला, बहुत सारे प्रजाति के परागकण से एलर्जी हो जाएगा, श्वसनी वेद हो जाएगा, श्वसनी शोथ हो जाएगा, दमा उमा करके रोग हो जाएगा। घासों में बोलते जाइए, बोलिएगा, घासों में दूब घास, खरपतवार में रैगवीड, पेड़ पौधा में यूकेलिप्टस और देवदार, ये सबका परागकण एलर्जी का कारण होता है। सबके परागकण से एलर्जी होगा। भारत में जो आयात गेहूं है, बाहर से लोग गेहूं मंगवाते हैं ना, ओकरा में गाजर घास मिला होता है। और गाजर घास चाहे पार्थेनियम, गाजर घास या पार्थेनियम के परागकर्मा को छू दीजिए, धानी से आपका एलर्जी हो जाएगा। अच्छा, ये नहीं कह रहे कि खाली एकरा से एलर्जी होता है, एकरा में पोषक पदार्थ भी पूरा भरपूर है। खाद्य संपूरक के रूप में प्रयोग करते हैं। खाद्य संपूरक समय खाद्य पदार्थ अलग होता है, संपूरक अलग होता है। पूरा भर पेट खा लिए खाद्य पदार्थ, तनी मनी खाइए, खाद्य संपूरक होगा, समझा। और पराग कण से हम लोग टैबलेट बनाते हैं, गोली भी बनाते हैं, जिसको पराग गोली या बी पोलन टैबलेट कहते हैं। बी पोलन याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत इस समय नहीं। इस सब का नोट्स हम आगे बना के भेज देना, जिसे बना के दे रहे हैं ना, उस तरह से आगे आपको हम नोट्स बना के दे देंगे। अभी आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, वो ध्यान से समझिएगा। देखिए कुछ यहाँ देखिए, कुछ चीजें आपको दिया गया है। हाँ, पराग कण उसकी जीवन क्षमता, पराग कण उसकी जीवन क्षमता है ना, पराग कण होता है, उसका जीवन क्षमता कितना कितना देर रहेगा जी। देखिए जैसे धान है, गेहूं है, बाजरा है, धान गेहूं बाजरा, धान गेहूं बाजरा, इसका परागकण के जीवन क्षमता जो होता है ना, वह जीवन का समझिए, वही जीवन का कितना देता था, 30 मिनट तक जीवित रहता है। बस केवल 30 मिनट में प्रयोग कर लीजिए ना तो कहानी खत्म। 30 मिनट हुआ, 30 मिनट याद करो सब लोग, ये ऑब्जेक्टिव में दे देगा। बताइए, धान गेहूं बाजरा के परागकण के जीवन क्षमता कितना देर रहता है, 23 मिनट रहता है। याद रहेगा सबको, के मिनट। सूर्यमुखी 3 घंटा हुआ, याद करो, सूर्यमुखी 3 घंटा, लगभग 3 घंटा होता है, लगभग 3 घंटा। तो 3 घंटा ना बोल देते हुआ, सीधे तौर पे 3 घंटा रहेगा, 3 घंटा रहेगा। याद रहेगा सबको। चलिए बोलते हैं परागकण में धान गेहूं बाजरा, धान गेहूं बाजरा, जल्दी जल्दी बोलते जाइए। धान गेहूं बाजरा का 30 मिनट हो गया। सूर्यमुखी का 3 घंटा तक रहेगा, इसका परागकण 3 घंटा जीवित रहता है। अब आइए सोलेनेसिया, बोलते जाना बउआ, नहीं बोला याद नहीं होगा, कहानी खत्म। बोलते जाना सोलेनेसिया, बोलो कौन चीज, सोलेनेसिया, रूटेसिया, ब्रेसिकेसिया, याद करो फिर से। सोलेनेसिया याद करो, सोलेनेसिया है, रूटेसिया है, ब्रेसिकेसिया, सोलेनेसिया, रूटेसिया, ब्रेसिकेसिया, सोलेनेसिया, रूटेसिया, याद हुआ है, ब्रेसिकेसिया। रोजेसिया, कौन, रोजेसिया। और एक होता है लिग्मिनेसी, उसको कहा जाता है लिग्मिनेसी, लिग्मिनेसी उसको बोलते हैं, लिग्मिनेसी, लिग्मिनेसी, लिग्मिनेसी। सोलेनेसिया, रूटेसिया, ब्रेसिकेसिया, रोजेसिया, लिग्मिनेसी या लिग्मिनेसिया भी कह सकते हैं। तो ये सब जो प्रजाति के परागकण होता है ना, एक जीवन काल होता है, जीवन काल 1 से 3 महीना, 1 से 3 महीना हुआ, 1 से 3 महीना होता है, 1 से 3 महीना याद रहेगा। तो लीजिए सबके हम जीवन काल समझा दिया हुआ। जीवन काल में कोई दिक्कत है बोलो। सबसे पहले धान गेहूं बाजरा, ये सब याद करने वाली चीज है। धान का याद कर जाना 30 मिनट में, 30 मिनट में उसका 30 मिनट तक कार्य क्षमता का रहता है, काम करने की क्षमता केवल 30 मिनट रहेगा। जीवन बोलो बुआ। सूर्यमुखी के प्रकाश जो है ना, सूर्यमुखी के परागकण जो रहेगा, ओकर जीवन क्षमता 3 घंटा होता है। सोलेनेसिया है, रूटेसिया है, ब्रेसिकेसिया है, रोजेसिया है, लिग्मिनेसी है, इस सबके परागकण 1 से 3 महीना तक जीवित रहता है। आप कहिए सर ये तो इतना कम कम टाइम तक जीवित रहता है, हम लोग करेंगे कोई चीज। देखो इसके लिए 2 नोट पॉइंट आपको हम समझा देते हैं, समझ में आ जाएगा। मानव सहित कई जानवरों के, ध्यान दीजिएगा, मानव हो गया, कई तरह के जानवर है ना, जानवरों के जो शुक्राणु होता हुआ, शुक्राणु होता है, वीर्य होता है, वीर्य को प्रयोगशाला में कई वर्ष तक संचित करके रखा जाता है, जीवित रखा जाता है, जिसका प्रयोग कभी भी हम लोग कर सकते हैं, समझ रहा, बाल बच्चा के लिए कभी भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मानव सहित जानवरों, कई जानवरों के वीर्य को, शुक्राणु को हम लोग क्या करते हैं,
जमा करके रखते हैं प्रयोगशाला में वर्षों वर्षों तक, समझ रहा। उसी तरीका से इस सब का जीवन काल कितना कम है बताइए। तो ये बताओ तो केवल 30 मिनट में धान खत्म हो गया, धान के कहानी का सूर्यमुखी 3 घंटा में खत्म हो गया, 1 से 3 महीना में खत्म हो जाता। तो इसके परागकण को भी कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जाता। ध्यान रखिएगा, पेड़ पौधों में जो परागकण होता है ना, कि परागकण को भी कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जाता है प्रयोगशाला में। द्रवीय नाइट्रोजन में ध्यान रखिएगा, द्रवीय नाइट्रोजन जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होता है। -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जब परागकण को ऐसे करके बोतल में डाल देगा और टेम्परेचर कर देगा -196, नाइट्रोजन में डाल देगा। नाइट्रोजन अक्रिय गैस होता है ना, कोई से क्रिया करेगा ना करे देगा, एकदम जीवित रखेगा। तो एकरा में पूरा पैक करके रख देगा, अंदर पूरा परागकण है, एकरा में डाल दिया है कुछ नाइट्रोजन गैस, टेम्परेचर -196 एकदम जीवित रहेगा। परागकण जो कितना मिनट 30 मिनट था ना, अनंत काल तक जीवित रहेगा, कई वर्षों तक जीवित रहता है, समझ रहा। तो यहां 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना। सबसे पहला, मानव या जानवरों के बीज को जिस तरह से हम लोग संरक्षित करके रखते हैं प्रयोगशाला में, उसी तरह से कई प्रजाति के जो पौधा होता है उसके परागकण को भी होगा हम लोग प्रयोगशाला में द्रवीय नाइट्रोजन में, जहां का टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होता है ना, वहां पर इसको सुरक्षित एक बर्तन में सुरक्षित रखा जाता है। अंदर परागकण को डाल दीजिए, नाइट्रोजन गैस डाल दीजिए, -196 डिग्री, एकदम पूरा ठंडा कोल्ड जीरो हो जाता। देखते हो टेम्परेचर कितना कम, जीरो में पूरा ठंडा लगता है। यहाँ तो माइनस में 100 नहीं, -196 कर दिया, एकदम स्थिति लगा कि नहीं हम कोई सा अभिक्रिया नहीं करेंगे, एकदम ठंडा कोल्ड इसको, समझ रहा। तो -196 डिग्री सेल्सियस पर इसको भंडारण किया जाता है परागकण का। क्लियर हो गया, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा सिलेबस में आगे बढ़ाते हैं, वो ध्यान से देखिए। हुआ था ये आपका खत्म हो गया पुरुष वाला भाग टोटल को कर दिए हैं, खत्म हो गया, क्लियर हो गया। पुरुष भाग में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा परागकण परागकोश खत्म। अब आते हैं स्त्री भाग। पहले हम लोग पढ़ कैसे रहे हैं, तो देखो एक बार पुरुष भाग पढ़ लिए हैं, आप पढ़ेंगे कुछ स्त्री भाग पढ़ लेंगे, हुआ स्त्री वाला भाग पढ़ लेंगे, स्त्री भाग पढ़ लेंगे। और जब दोनों पढ़ लेंगे ना तो दोनों को मिला देना है, स्त्री पुरुष जैसे मिलेगा तब फल का निर्माण हो जाएगा, चैप्टर हो जाएगा खत्म। तब पुरुष वाला भाग टोटल हम लोग को कर लिए खत्म। अब आते हैं स्त्री भाग में। एक बार बताओ बुआ, पुष्प के मादा भाग को क्या बोले थे, स्त्री भाग को क्या बोले हैं? जायांग बोले थे, याद होगा सबको, जायांग एकदम ध्यान से सुनते जाइएगा, जायांग कहे थे। अच्छा बताइए, जायांग में बताइए, अगर ढेर में था जायांग के एक भाग को कुछ बोले थे? स्त्री केसर बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं ना, स्त्री केसर बोले थे। ध्यान रखिएगा, ढेर मनी है जायांग, एक भाग है स्त्री केसर, सब पढ़ा दिए हैं। एक भाग को कोची बोलते हैं? स्त्री केसर कहते हैं, ठीक है। स्त्री केसर का एक और नाम देते हैं बुआ, ध्यान रखिएगा, स्त्री केसर को ही अंडप बोलते हैं, अंडप। स्त्री केसर को बोला जाता है अंडप, याद रहेगा, स्त्री केसर को अंडप कहते हैं। और अगर और आपको आगे याद होगा तो स्त्री केसर में आपको हम 3 चीजें बताए थे। एक वो ऐसे करके यहाँ पर देखो, नीचे से लोटा जैसा था, बाद में ऐसे करके एकदम स्टाइल मार के ऐसे गया था, अब बाद में ऊपर ऐसे था, याद है यही ना। आप जायांग या स्त्री केसर या अंडप में इस तरह के भाग देखे होंगे। नीचे वाला को बोलते हैं अंडाशय, कोची अंडाशय, एकरा बोले थे वर्तिका, और सबसे लास्ट वाला को बोले थे वर्तिकाग्र। इस समय कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए, सब चीजें पहले पढ़ा दी है, ये चीजें पहले पढ़ावल है नहीं। सबसे नीचे वाला बोलो अंडाशय, ऐसे करके स्टाइल का मतलब वही वर्तिका हो गया। सबसे ऊपर ऐसे करके स्टिग्मा वर्तिकाग्र, नीचे अंडाशय वर्तिकाग्र, अंडाशय वर्तिकाग्र, याद होगा सबको। फिर से बताइए, अगर पूछा जाए कि पौधा ना कोई पेड़ है या कोई पौधा है या कोई फूल है, तो स्त्री भाग को हम लोग कोची बोलते हैं? जायांग के एक भाग को कोची बोलते हैं? स्त्री केसर का एक और नाम क्या देते हैं? अंडप, कोची बोलते हैं? अंडप। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, पूरा बात सबको समझ में आ गया। अच्छा देखिए, होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए कि कोई एक आदमी हम पौधा लिए हैं, कोई फूल लिए हैं, चाहे कोई पौधा लिए हैं, अब ओकरा में देखे कोची ना फूलवा में कि एक को स्त्री केसर है, नहीं स्त्री केसर जो होता है ना, वो चाहे तो पौधा में एक गो चाहे वो से ज्यादा रहेगा, है ना। अगर एक ही गो स्त्री केसर रहेगा, एक ही गो स्त्री केसर रहेगा, या एक ही गो स्त्री केसर चाहे अंडप, तो उसको एक अंडपी कहेंगे, एक
अंडपी, एक अंडपी कहेंगे। और ढेर मन स्त्री केसर, उसको हम आगे समझाते हैं कैसे हम बोल रहे हैं। और ढेर मन स्त्री केसर रहेगा ना तो उसको बहु अंडपी कहा जाता है। बहु अंडपी, अंडपी अंडपी बहुत है ना, बहु अंडपी कहते हैं। याद हुआ है? अगर एक के वो स्त्री केसर रहेगा तो एक अंडपी हो जाएगा। एक से अधिक अगर रहेगा तो बोलो, अगर एक से ज्यादा अगर अंडप रहेगा तो उसको बहु अंडपी कहा जाएगा। एक और रहेगा एक अंडपी एक से ज्यादा। एक ऐसा जायांग है, एक ऐसा जायांग जिसमें एक ही वो स्त्री केसर हो तो उसको एक अंडपी कहेंगे। एक ऐसा जायांग जिसमें में एक से ज्यादा अंडप हो, मतलब एक से ज्यादा स्त्री केसर हो तो बहु अंडपी कहा जाएगा। कहे का मतलब क्या है समझिए। कहे का मतलब कितने आ गया बदमाश, इधर आओ। देखो हम ई कहना चाहते हैं, ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि हम फूल लिए हैं, फूल में देखिए डंडिया हो गया, डंडिया के ऊपर कोई बनाया था, याद है सबको? ये ऊपर बनाया था पुष्पासन, कोई पुष्पासन। बाद में नर भाग था, मादा भाग की जरूरत है। तो हम कोई चीज करते हैं कि ऐसे करके बनाते हैं। देखो स्त्री केसर बना रहे हैं, एक स्त्री केसर है, बताइए एक स्त्री केसर है, एक और स्त्री केसर लिए है। अब इन्हें बोले लेते हैं ऐसे करके, समझ रहा? एक और स्त्री केसर ऐसे करके, अरे ऐसे करके ढेर नहीं रहता है, ऐसे करके, ऐसे ढेर मनी, समझ रहा? ऐसे क्लियर है कि ऐसे करके एगो इन्हें रहेगा, समझ रहा? ऐसे यहां इन्हें रहेगा, ऐसे करके इस तरह से है। तो इस सब को एक साथ मिला के, सबको एक साथ मिला के बोले थे जायांग। कुछ ही बोले थे जायांग। अच्छा यह देखिए, ये वो ऐसा जायांग है जेकरा में 1 2 3 4 5 ढेर मनी स्त्री केसर है, तो इसको बहु अंडपी बोलेंगे, बहु अंडपी है। लेकिन कभी कभी कुछ होता है ना कि नहीं होता, ई नहीं रहेगा, एहू नहीं रहेगा, एहू नहीं रहेगा, बस एक के गो रहबे करेगा, स्त्री केसर केवल एगो रहेगा। तो एगो रहेगा तो उसको एक अंडपी कहेंगे, कुछ बोलेंगे एक अंडपी। क्लियर हो गया? हाँ, तो यही तो हम आपको यहां समझाना चाहते हैं कि देखिए अगर कोई ऐसा जायांग है जेकरा में एक ही कोई स्त्री केसर हो तो उसको एक अंडपी बोलते हैं। एक से अधिक स्त्री केसर होना, एक से अधिक स्त्री केसर तो उसको बहु अंडपी कहते हैं। स्त्री केसर की संख्या ज्यादा ढेर मनी है तो बहु अंडपी हो जाएगा। यदि स्त्री केसर को हो चाहे अंडप को हो, एक अंडपी बहु अंडपी। क्लियर हो गया? यदि किसी स्त्री केसर में केवल एक ही अंडप हो, केवल एक ही अंडप हो, केवल एक ही स्त्री केसर हो तो उसको एक अंडपी बोलेंगे। यदि कोई ऐसा जायांग है जेकरा में एक से ज्यादा स्त्री केसर है, समझ रहा, तो उसको बहु अंडपी बोलेंगे। अच्छा बहु अंडपी भी दो तरीका का होता है। बहु अंडपी में कभी कभी होता है ना कि सभ्य स्त्री केसर सभ्य अंडप एक साथ ऐसे मिलर रहेगा, सब सटल रहेगा, सब है। जैसे यहां देखिए, बताइए तो 1 2 3 4 5 गो है, अंडप के गो 5 गो, अंडप कहिए चाहे स्त्री केसर के गो 5 गो, तो सब एक साथ है कि सब अलग है, सब अलग है, सब कुछ ही है अलग है। तो सब अलग रहेगा ना तो इसको वियुक्तांडपी बोलेंगे। और एक साथ रहेगा तो युक्तांडपी, अलग रहेगा वियुक्तांडपी। न समझ में आया? अगर हम लोग ये कहते हैं कि जो अगर एक ही कोई स्त्री केसर है ना हुआ था तो ठीक है, एक अंडपी रहेगा, ओकरा में साथे और अलगे होने के कोई चांस नहीं है, एक गो ही है। लेकिन अगर एक से एकरा में एक ही स्त्री केसर है, बोलो के गो है? एक स्त्री केसर एक गो है, एकरा में एक गो ही है, तो एकरा में कोई चांस नहीं कि साथे के अकेले रहेगा, अकेले ही है, एक गो ही है। लेकिन हाँ बहु अंडपी में एक से अधिक अंडप होता या एक से अधिक स्त्री केसर, दोनों तो सेम ही चीज बात, तो एक से अधिक स्त्री केसर रहेगा, तो एक से अधिक स्त्री केसर रहेगा तब बहु अंडपी कहेंगे। अब बहु अंडपी में एक से ज्यादा है तो दो कंडीशन, चाहे तो सभी स्त्री केसर साथे रहेगा, चाहे तो अलग अलग रहेगा। अगर सब स्त्री केसर एक साथ रहेगा ना तो इसको युक्तांडपी कहते हैं। युक्तांडपी है। और सब अलगे रहेगा तब वियुक्तांडपी, को जी बोलेंगे वियुक्तांडपी, वियुक्तांडपी ऐसे लिख दो, वियुक्तांडपी याद रहेगा। यहां तक में हमको नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको होना चाहिए। हम लोग स्त्री भाग देख रहे हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं, एक बाद खत्म हो जाएगा। फिर चाहिए बताइए, हम लोग पुरुष वाला भाग को टोटल डिटेल में देख लिए। पराकन के बारे में सबको द्विकोश की अवस्था, जनन बना था, जो क्या कहते हो, जो जनन कोश का था वही टूट के दो नर का निर्माण कर दिया था। कुछ में तो बना था, कुछ में नहीं बना था, तो वो तो हम लोग देख लिए। अब हमने स्त्री भाग देखते हैं। आइए, पुरुष पहले से बन के तैयार है, स्त्री बन जाएंगे, दोनों को मिला देंगे, बाल बच्चा हो जाएगा, चैप्टर खत्म। तो यहां देखिए हम ये बोले हैं कि जायांग या स्त्री केसर। बताइए जायांग क्या होता है, कौन सा भाग? नर भाग के मादा भाग? मादा भाग डिटेल में पहले पार्ट में आपको पढ़ा दिए थे। तो जायांग होता है मादा भाग। अच्छा बताइए, जब मादा भाग होता है तब मादा, अगर जायांग के एक भाग को हम लोग कुछ बोलते हैं स्त्री केसर या अंडप बोलते हैं। अच्छा अगर कोई ऐसा जायांग है ना जेकरा में अगर एक ही कोई स्त्री केसर है तो एक क्या बोलेंगे?
एक अनपी कह देंगे। एक से ज्यादा स्त्री केस है तो बहु अनपी कहेंगे। एगो वाला में तो ठीक है, अकेले ही है तो उसमें कोई चांस ही नहीं बनता। लेकिन अगर ढेर मनी स्त्री केसर है बुआ, ढेर मनी स्त्री केसर है तो चांस बनता है कि सब स्त्री केसर एक साथ रहे चाहे अलग अलग रहे। अगर एक साथ रहेगा तो उसको बोलेंगे युक्तांडपी। युक्त है, युक्त मतलब सब एक साथ है। अब वियुक्तांडपी ढेर अगर सब अलग अलग रहेगा तो बताइए अगर सभी स्त्री केसर एक साथ होता है ना, को बोलेंगे युक्तांडपी बोलेंगे। सभी स्त्री केसर अलग अलग रहेगा तो उसको वियुक्तांडपी बोलेंगे। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक में कोई दिक्कत है। थोड़ा सा आगे आते हैं नोट पॉइंट पर बुआ, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट में आपको समझा रहे हैं। एक बार बताइए, जायांग या स्त्री केसर के सबसे नीचे वाले भाग को हम लोग कुछ बोलते हैं। सबसे नीचे का भाग को कुछ बोले थे, बोलो अंडाशय। कुछ बोले थे अंडाशय, पूछ रहे थे। बताइए अगर हम ये कहें कि अगर कोई जायांग है तो जायांग के सबसे नीचे वाला भाग जो रहता है इसे गोल रहता है, यही ना, बाद में ऐसे करके लाइन रहता है, इन्हें ये होता है, एक बाद इस तरह से। बताइए तो सबसे नीचे वाला भाग को हम लोग कुछ बोले थे, सबसे नीचे वाला भाग को अंडाशय। अंडाशय, यही ना अंडाशय कहे थे। ये होता है वर्तिका, ये होता है वर्तिका। तो बताइए जायांग के सबसे निचले वाला भाग को क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। ध्यान से ना इसको याद करते जाइएगा। जायांग के सबसे निचले वाला भाग को कुछ बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। अंडाशय के अंदर जो खाली जगह होता है ना बुआ, देखो ये पूरा खाली जगह है कि नहीं अंदर, ये वाला पूरा जगह कौन सी है? खाली है। तो जो जगह खाली होता है उसको गर्भाशय गुहा कहते हैं, गर्भाशय गुहा। ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं गर्भाशय गुहा। गर्भाशय गुहा, गर्भाशय गुहा। जो चीज खाली जगह होता है ना उसको गुहा ही कहा जाता है। मुंह में देखते हो जब ऐसे खोलिएगा मुंह तब पूरा अंदर खाली होता है तो उसको है ना मुख गुहा कहते हैं। कुछ बोलते हैं मुख गुहा। अरे गुहा का मतलब गुफा हो, अरे गुहा मतलब गुफा, कुछ गुफा, गुफा मतलब खाली जगह। तो जो ये अंदर खाली जगह तुमको दिख रहा है ना इसको हम लोग बोलते हैं गर्भाशय गुहा, गर्भाशय गुहा। समझ? फिर से बुआ एक बार बताओ, जायांग के सबसे निचला भाग को ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट आगे एक पॉइंट आने वाला है, इस कांसेप्ट को ध्यान से समझा रहे हैं। जायांग के सबसे निचला स्त्री के स्तर या अंडव के सबसे नीचे वाला भाग को बोलो, सबसे नीचे वाला भाग को अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के अंदर जो खाली जगह दिख रहा है ना ओला बोलेंगे गर्भाशय गुहा। कुछ बोलेंगे गर्भाशय गुहा। गर्भाशय गुहा के अंदर की ओर अपरा होता है, प्लेसेंटा होता है। यहां से कहीं से इनने से कहीं से यहां से मान लेते हैं, ऐसे करके वो अपरा निकलते रहता है, अंदर की ओर अपरा होता है, अपरा होता है। ये होता है अपरा, जो होता है अपरा, इसको प्लेसेंटा, सेंटा, प्लेसेंटा कहते हैं, अपरा कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। याद हुआ? प्लेसेंटा का मतलब आगे डिटेल में समझाते हैं, एक से आगे सिलेबस बढ़ेगा। ध्यान से पहले सुनो, सबसे पहले बोलो जायांग के सबसे निचला वाला भाग को कुछ बोलेंगे गर्भ, मतलब क्या बोलेंगे? अंडाशय बोलेंगे। अंडाशय के अंदर जो खाली खाली जगह दिख रहा है वो गर्भाशय गुहा। मुंह के अंदर खाली, मुख गुहा। यहां देखिए अंडाशय के अंदर जो खाली जगह इसको गर्भाशय गुहा कहते हैं, गर्भाशय। एक में सब कुछ पालन पोषण होगा इसलिए इसको गर्भाशय कहा गया। नहीं, महिलाओं में गर्भाशय से होता है ना, यहां पर ही है तो इसको गर्भाशय गुहा बोले हैं। गर्भाशय गुहा के अंदर की ओर, अंदर, बाहर की ओर नहीं करें, इसे बाहर नहीं करें, समझ रहे? कहेंगे अंदर की ओर बोले, अंदर की ओर। तो गर्भाशय गुहा के अंदर की ओर, अंदर की ओर अपरा होता है, अपरा होता है, प्लेसेंटा होता है। ये अपरा प्लेसेंटा को जी करता है, भोजन देता है। अंदर जो बनेगा ना, जो शिशु बनेगा अंदर, कुछ भी चीजें अंदर बनेगा ना ओकरा भोजन देवे के काम करता है। देखते हो जब कोई बच्चा होता है मम्मी के पेट में होता, पेट नहीं गर्भाशय में जब होता है बचवा के नाभि से अब मम्मी के गर्भाशय वाला जुड़ल रहता है, ओकरे से भोजन जाता है। वो मुंह से नहीं खाता उस समय, वो खाए के लायक हो। बच्चा जब पेट में होता है तो खाए के लायक नहीं होता कि मुंह खोला आगे सब खा गया। वो नाभिक, बच्चा के नाभिक हो, बच्चा के कोई चीज, बच्चा है एक नाभिक, नाभिक से मम्मी के पेट से इसे जुड़ा रहता है वो तार जैसे ऐसे करके है ना, ओरे बोलते हैं कोई अपरा कहते हैं, वही अपरा होता है। वो पाइप पे को नली जुड़ा रहता है, अपरा कहा जाता है। ओकरे से भोजन जितना चोरा देना है ना सब कुछ ओकरे से जाता है उसको, बचवा को, समझ रहा? तो वही अपरा होता है। यहाँ पर भी वही चीज, ये पूरा भोजन देवे के सब काम करेगा। ये अपरा हुआ है, ये अपरा समझ में आ गया? बताइए गर्भाशय गुहा के अंदर की ओर कुछ होता है अपरा, और अपरा से ही कुछ चीजें उत्पन्न होता है। तो अपरा से उत्पन्न होने वाले दीर्घ बीजाणुधानी को आप एकदम दिमाग में सेट करो। अब कुछ दिमाग में आ रहा होगा, ध्यान दीजिए। दीर्घ बीजाणुधानी या गुरु बीजाणुधानी, पुरुष वाला में लघु बीजाणुधानी पढ़ाए थे,
याद है, 1000 बार वाला बात बोले हैं कि पुरुष भाग में लघु बीजाणुधानी होता है और महिला वाला भाग में दीर्घ बीजाणुधानी होता है। तो अपरा से जो उत्पन्न होगा, अपरा से कोची उत्पन्न होगा, जो आगे हम बताते हैं अपरा से क्या उत्पन्न होता है, लेकिन अपरा से उत्पन्न होने वाले, इस अपरा से उत्पन्न होने वाले, इस अपरा से उत्पन्न होने वाले दीर्घ बीजाणुधानी, दीर्घ बीजाणुधानी को दीर्घ बीजाणुधानी, एक और नाम देते हैं गुरु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी इन है। ध्यान दीजिएगा, इस अपरा से उत्पन्न होने वाले दीर्घ बीजाणुधानी या गुरु बीजाणुधानी को हम लोग बीजांड बोलते हैं। बुआ बीजांड बोलते हैं, बीजांड, बीजांड कहा जाता है, बीजांड। आप यहां पर ना देखे, यहां दे दो, ऐसे भी लिखो, इसे बीजांड कहते हैं। बीजांड समय अब हमने के बीजांड के बारे में बड़ी डिटेल है। बीजांड ठीक है उत्पन्न तो हुआ, लेकिन बीजांड बा है कोई चीज, उन्हें तो नाम बीजांड दे दी है, लेकिन अब इस बीजांड के बारे में डिटेल में मिलेगा। फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखो, सबसे पहले बताया ना कि जायांग कहिए चाहे स्त्रीकेसर कहिए, एक होगा तो स्त्रीकेसर या अंड। तो जायांग के सबसे नीचे वाले भाग को अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के अंदर की ओर, अंडाशय के अंदर की ओर गर्भाशय गुहा होता है। पूरा खाली जगह के बारे में करेंगे। गर्भाशय गुहा हुआ, हाँ, गर्भाशय गुहा के अंदर की ओर, बाहर नहीं अंदर, गर्भाशय गुहा के अंदर की ओर अपरा या प्लेसेंटा होता है। और इस अपरा से उत्पन्न होने वाला, अपरा से क्या उत्पन्न होगा, अपरा से कोची उत्पन्न होगा, तो अपरा से उत्पन्न होता है क्या, बीजांड हो जी, बीजांड। तो अपरा से उत्पन्न होने वाले दीर्घ बीजाणुधानी या गुरु बीजाणुधानी को ही बीजांड कहते हैं। तुम दीर्घ बीजाणुधानी कहो, तुम गुरु बीजाणुधानी कहो, तुम बीजांड कहो, तीनों एक ही चीज बात। फिर से ध्यान से सुनिए, तो लगेगा कि तीनों एक ही चीज, एक को तीन नाम दे दिया। अपरा से उत्पन्न होने वाले दीर्घ बीजाणुधानी, अपरा से उत्पन्न होने वाले गुरु बीजाणुधानी। तो दीर्घ बीजाणुधानी या गुरु बीजाणुधानी जो अपरा से उत्पन्न होता है ना, वह इसी अपरा से उत्पन्न होने वाले दीर्घ बीजाणुधानी या गुरु बीजाणुधानी को ही बीजांड कहते हैं, बीजांड कहते हैं। कोजी बोलते हैं, बीजांड की परिभाषा याद हुआ है, बताइए कोजी कहते हैं। अपरा से उत्पन्न होने वाले दीर्घ बीजाणुधानी या गुरु बीजाणुधानी को कोजी बोलते हैं, बीजांड कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपके हिस्सा ठीक है। अपरा से उत्पन्न होता है उसको बीजांड कहते हैं। कि बीजांडवा है क्या, करता कोची है। अब हम लोग डिटेल में बीजांड के बारे में पढ़ेंगे कि ठीक है अपरा से तो उत्पन्न हुआ है, लेकिन कैसे, क्या रहेगा, नहीं रहेगा, टोटल डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है। पूरा क्लियर हो गया है, पूरा बात समझ में आ गया हुआ। बताइए, सबसे पहले सबसे निचलका भाग को अंडाशय, हम शॉर्ट में निचलका भाग को अंडाशय, अंडाशय के अंदर की जो खाली जगह रहेगा गर्भाशय गुहा। अच्छा बताइए, गर्भाशय गुहा के अंदर की ओर अपरा, अपरा से उत्पन्न होने वाले दीर्घ बीजाणुधानी या गुरु बीजाणुधानी को हम लोग कुछ बोलेंगे, बीजांड। अब एक क्वेश्चन रहता है कि एक प्रारूपी बीजांड का सचित्र वर्णन करें, है ना। जो बीजांड है, अब देखिए एक बात बताते हैं, तुम बोलो बुआ कोची, गुरु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी बोलो, तुम बोलो दीर्घ बीजाणुधानी, और तुम बोलो बीजांड, तीनों सेम है, तीनों सेम ही है, तीनों एक के तीन अपरा से उत्पन्न होने वाले दीर्घ बीजांड, जो उत्पन्न होगा ना दीर्घ बीजांड, ओकरे बीजांड कह रहे हैं। तो इन तुमको चाहिए, दोनों सेम है। अपरा से उत्पन्न होने वाले गुरु बीजाणुधानी को ही बीजांड कह रहे हैं। अरे जो है यही बात, ये है बदमाश, एक तो नाम दे रहे हैं वाला, समझ रहा। हम लोग फीमेल वाला में मादा भाग में दीर्घ या गुरु बीजाणुधानी का प्रयोग करते हैं और पुरुष वाला भाग में लघु बीजाणुधानी का प्रयोग किए थे। अच्छा, उत्पन्न होने वाले किसको बीजांड बोलेंगे। बीजांड का एक प्रारूपी चित्र या सचित्र वर्णन करना। देखो बीजांड कैसे रहेगा, बीजांड के बारे में समझाने हुआ ई वाला हवा बीजांड, कोची हवा बीजांड। बीजांड का एकदम सचित्र वर्णन करने के लिए देता है 5 नंबर का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, लेकिन के समझ में नहीं आता कि कोची मास्टर पढ़ा दिया, अल्लाह कहानी खत्म, गोल हो जाता है। हम पढ़ा देंगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा, आप परेशान मत रहिए। चलिए ध्यान से समझिए, बीजांड में कैसे कैसे क्या क्या होगा। सबसे पहले बीजांड में जो सबसे अंदर वाला भाग रहेगा, पहले देखो, पहले तुम याद करो, बाद में तो आई है अंदर कहां से 7 को आ गया, 6 को 7 को 8 को कहां से आया, इस सब चीज धीरे धीरे आगे आपको समझ में आएगा, है ना। वो आगे की क्लास में, आज की क्लास में संभव नहीं है, वो आगे हम बताएंगे, लेकिन अभी के लिए जो कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। बीजांड में कैसे रहेगा, सबसे अंदर वो ऐसे करके रहता है, सबसे अंदर ऐसे, तो इस तरह से, इस तरह की एक संरचना होता है सबसे अंदर। थोड़ा सा और चौड़ा कर पड़ेगा इसको, एक संरचना ऐसे देख रहे हो। हाँ, एक राम में देखो कैसे कैसे बनाना है, भगवान लोग ध्यान दीजिएगा। यहां से 1 2 3 को नीचे भी ऐसे ही 1 2 3, अब बीच में एगो बीच में से खींच देना, और सब में टिकुली साट दीजिए। उस सब टिकुलिया को चीज आगे समझ में आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 गो कोशिका रहता है, 8 गो केंद्रक रहता है, 8 गो हो गया है।
3 3 6 2 8 को 8 को टिकली दिख रहा है, डॉट किए हैं, सबके इतना पहले बनाना है, याद रहेगा। इसको बोलते हैं भ्रूण पोष, नहीं बोलेंगे भ्रूण कोष बोलते हैं। ये अंदर कैसे, यहां पर आपको ये अंदर जो बन रहा है ना, ये अपराध से जो उत्पन्न हो रहा है, ये अपराध से उत्पन्न हो रहा है, जिसको हम लोग बीजांड बोले हैं। ये बीजांडवा होता कैसे नहीं, जैसे समझा रहे हैं पहले। तो ये देखो, बीजांडवा जब बनेगा, अपराध से उत्पन्न होगा ना, तब पहले ऐसा बनेगा, ये इस तरह का रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं भ्रूण पोष, नहीं बोला भ्रूण कोष, इसको बोलते हैं भ्रूण कोष। कुछ बोलेंगे, बोलो भ्रूण, आप भ्रूण कोष कहेंगे, कोष कहेंगे, कोष अलग चीज होता है, वो आगे बता देंगे। भ्रूण कोष इसको बोलते हैं, कुछ बोलते हैं भ्रूण कोष, याद रहेगा। देखिए भ्रूण कोष के बाद कुछ होता है, बाहर इस तरह से एक संरचना बना रहता है, ऐसे इस तरह की संरचना रहेगा। इसको हम लोग पूरे वाला भाग को, पूरे भाग को हम लोग कुछ बोले भ्रूण कोष बोले हैं। ये बाहर जो बना है ना बुआ, इसको बोलते हैं बीजांड काय, कुछ बोलते हैं बीजांड काय, काय का मतलब शरीर, काय का मतलब शरीर, ये बीजांड काय है, ये बीजांड काय हुआ, बीजांड काय है, बीजांड काय ओकर शरीर है। बीजांड का कुछ, काया मतलब शरीर, काय की जनन पढ़ाए थे, काया मतलब शरीर, काया मतलब पूरे शरीर को हम लोग काया बोलते हैं। तो ये बीजांड जो है ना, ये बीजांड का काया, पूरा शरीर हम बाहर बना दिए हैं, क्लियर है। एक बाद भी कुछ चीजें होता, हो भी सकता है ना भी हो सकता है, लेकिन देखिए होता हुआ, देखो कैसे होता है, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे करके रहता है, समझ रहा। इसको बोलते हैं अंतः आवरण, टोटल देखना चोलैया, अंतः आवरण। ये देखिए, ये पहले पूरा, ये कचकचा का पूरा उठा लिए, बोलो कौन जल्दी से, भ्रूण कोष बोलते जा, भ्रूण कोष। एक बाद ये देख रहा है बीचा में, हाँ, एक को जो बोलते हैं हुआ, ई वाला भाग को, इस वाले भाग को बीजांड काय कहते हैं। इस वाले भाग में आई बाहर दिख रहा, इसको बोलते हैं हुआ, इसको बोलते हैं अंतः आवरण, अंतः आवरण या अध्यावरण कहते हैं। आवरण बोलिए चाहे अध्यावरण बोलिए, याद रहेगा। सबसे पहले बोलो है ना भ्रूण कोष के बाद बीजांड काय के बाद एक और आया है अंतः आवरण, एक और होता है, एक और खींच रहे, देखिए एक और खींच रहे हैं, एक बोलते हैं बाह्य आवरण, देख रहे हो ऐसे, इसको बोलते हैं, ये जो बना है ना, इसको बोलते हैं बाह्य आवरण कहते हैं इसको। तो बताइए क्या भाग हो गया, जल्दी से पहले इतना इधरो रहता है, ये नहीं कि इधरो ही से रहेगा, बाह्य आवरण रहा है ना, बाह्य आवरण इधरो रहेगा, लेकिन इधर थोड़ा सा होने लहरिया मार कोने चल जाता है, वो कहां जाता है आगे बताते हैं, कहां जाता है आगे बताते हैं। पहले एक बात बताइए, हम लोग के बारे में पढ़े बीजांड, ये बीजांड कहां से उत्पन्न हुआ है जल्दी से बता दीजिए। तब बीजांड अपराध से उत्पन्न हुआ है, तब बीजांड है ना, उसको बोले बीजांड। अब एक बात बताइए, अगर ठीक है बीजांड है, तो बीजांड में सबसे अंदर वाला भाग को बोलते जाइएगा, सबसे अंदर को जो रहेगा भ्रूण कोष, बोलते जाओ भ्रूण कोष, बीजांड काय, अंतः आवरण, बाह्य आवरण। फिर से कौन है बोलिएगा, भ्रूण कोष, बीजांड काय, फिर से भ्रूण कोष, बीजांड काय, अंतः आवरण, बाह्य आवरण। कोई दिक्कत यहां तक है? सबसे अंदर को चाहिए भ्रूण कोष, को चाहिए भ्रूण कोष। दूसरा बोलो सब याद है, अगर भ्रूण कोषवा के बाहर वाला भाग को बीजांड काय, एक बाद अंतः आवरण, बाह्य आवरण, याद हुआ भ्रूण कोष, बीजांड काय, अंतः आवरण, बाह्य आवरण। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक बाद क्या होता है ना, वो ध्यान से समझिए, इन्हें तो बाह्य आवरण हमने के दिख रहा है, लेकिन बाह्य आवरण में दिख रहा है ना, ये ऐसे करके आगे चल जाता है, कैसे कहां जाता है आगे बताते हैं। और यहां से ये बाह्य आवरण, यहां देखिए प्यरका से प्यरका तो इन्हें निकला था, अरे अंतः आवरण में ये बाह्य आवरण, लेकिन इन्हें बाह्य आवरण इन्हें नहीं होता, वो बाह्य आवरण तो होता है, लेकिन यहां के बाद से ऐसे हो जाता है, ऐसे, समझ रहा, ये है, क्लियर हो गया। इस तरह के पूरा संरचना बना दिए हैं, सबके खाली नाम देना, सबके नाम। ये बाह्य वाला आवरण का जो भाग है देख रहे हो, ये सीधे ने भाग है ना, उधर ऐसे करके उन्हें कहां गया जाके बताते हैं। यहां से बाह्य आवरण बेचारा ऐसे उत्पन्न होना चाह रहा था, लेकिन ऐसे उत्पन्न हुआ कला करे, ये तो इन्ने वाला इन्ने आ रहा था, लाओ ना हम दोनों साथ होने चल जाते हैं। तो यहां से कनेक्टेड है, यहां से दोनों एक साथ चल गया। ऊपरे वाला भाग थोड़ा सा मोटा होता है, तो जो वाला पाइप नली रहता है, पाइप रहता है, जो नली मोटा रहता है ना, ओकरा वृंत बोलते हैं, तंतु नहीं। पतला को तंतु, मोटा को वृंत, पहले ही बताया है, भूल बढ़ाया था। तो एकरा बोलते हैं वो बीजांड वृंत। एकरा जो मोटका भाग इसे देख रहे हो, इतना नहीं रहता, थोड़ा पतला रहता है, इसे इसको बोलते हैं बीजांड वृंत। बीजांड वृंत बोलेंगे वो बीजांड वृंत, बीजांड वृंत कहेंगे, बीजांड वृंत। बीजांड वृंतवा देख रहा है, यहां से आता है, ऐसे करके बीजांड वृंत है, यहां तक बीजांड वृंत रहता है, यहां तक बीजांड वृंत है। इन्हें तो सब बाह्य आवरण है, कुछ बाह्य आवरण है, यहां तक बीजांड वृंत है, बीजांड वृंत, यहां के बराबर तक में इन्हें बीजांड वृंत है, बीजांड वृंत है।
और ये बीजांड वृंत इस पूरे बीजांड से, इसका पूरा का नाम बोल दिया है बीजांड, फिर से पूरा का नाम बीजांड। तो ये बीजांड वृंत ये पूरे बीजांड से जौन वाला भाग से जुड़ा रहता है, ये वाला भाग से ना, इसको नाभिका कहते हैं, वह नाभिका बोलते हैं, नाभिका कहेंगे, नाभिका कहा जाएगा, नाभिका। याद हुआ? हाँ बोलो, नाभिका में किसी को कोई दिक्कत है? फिर से क्लियर? अच्छा फिर से देख लीजिए, सबसे अंदर वाला भाग बोलो, सबसे अंदर वाला भाग कोची है? भ्रूणकोश है। कोची है? भ्रूणकोश में 7 गो कोशिका होता है। कौन करके देखो, 3 3 6 एगो है, टोटल एगो है, 7 कोशिका, लेकिन छुछुला के केंद्रक 8 गो हो जाता है, 8 गो केंद्र। कौन करो, एक में 1 2 3 4 5 6, एक में दू गो टिकुली साटे, तो वही केंद्रक था। 7 कोशिका 8 केंद्रक, एकरा में 7 गो कोशिका 8 गो केंद्रक, 7 गो कोशिका 8 गो केंद्रक एक अंदर होता है। इसी वाला भाग को हम लोग भ्रूणकोश बोलते हैं, पोष नहीं, भ्रूणकोश। अच्छा बताइए, भ्रूणकोशवा के बाहर जो ये क्षेत्र दिख रहा, एकरा बोलते हैं बीजांडकाय। कोच बीजांडकाय, बीजांडकाय कोची करता हुआ, बीजांडकाय जो है ना एकरा ढके रहता, भ्रूणकोशवा को ढकले रहेगा और ओकरा भोजन भी देगा। ये भोजन इसको देगा, पूरा ध्यान रखिएगा। अंदर वाला भाग देखे हो ना, एकरे में अंडाणु रहता, महिला का अंडाणु एकरे अंदर रहेगा। फूल में महिला के अंडाणु एकरे अंदर है, वो एकरे में अंड कोशिका होता है, अंडाणु एकरे अंदर होगा, अंडाणु एकर अंदर होगा, एकरे अंदर कोई ना कोई एक अंडाणु बनेगा, ध्यान रखिएगा। अब कौन अंडाणु होगा जो आगे आपको हम पढ़ावेंगे बाद में, इस सबके नाम पढ़ना है। केवल 1 2 3 4 7 गो है ना, 3 3 6 1 7 गो में कोई ना कोई एक अंडाणु है। वही अंडाणुओं को तो बचा के रखना है, तब ना जाके शुक्राणु से मिलेगा बदमाश। नर युग्मक तो पहले बना ही दिए हैं, अरे पुरुष भाग में नर युग्मक बनकर तैयार है। अब मादा युग्मक में यहां पर हम बना रहे हैं, मतलब मादा युग्मक बना रहे हैं। मादा युग्मक का एक मतलब कौन सी? अंडाणु। एकरे में से कोई ना कोई एक अंडाणु है, वो अंडाणुओं के बड़ी नर युग्मक का मादा युग्मक को बचा के अच्छा से रखोगे, उसको पोषण अच्छा से दोगे, तब ना बाल बच्चा बनेगा बदमाश। तो एकरे अंदर तो मादा युग्मक है, ओकरे पूरा ढंग से बचाना है, सुरक्षा देना है। तो एकरा सुरक्षा करने के लिए कौन है बताओ? बीजांडकाय। ये बीजांडकाय ये वाला जो भाग देख रहे हैं ना उजर का, यहाँ जो उजला वाला भाग हम लोग देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये उजला वाला जो भाग हम लोग देख रहे हैं, ये उजरका वाला भाग जो है ना, ये पूरा इतना मोटा था कि पूरा का पूरा इस सबके सब को बोलो बीजांडकाय ही कोची करता है सुरक्षा। केकरा? भ्रूणकोशवा को, भ्रूणकोश को सुरक्षा भी देगा, है ना। इसके अंदर सब कुछ ओकरे अंदर है, ये है, और कैसे बर्बाद कर दे, खत्म नहीं हो देंगे हमरा से पहले लोग। तब कोई जाएगा तो पहले सुरक्षा देने के काम करता है, और साथ साथ खाली सुरक्षा से काम चल जाएगा, भोजन भी देगा। तब पूरा भोजन, जितना इसको भोजन प्रोवाइड करना है ना, इसको किसको? भ्रूणकोश को, चूंकि सब कुछ मतलब के अंदर है, भ्रूणकोश के अंदर है, अंडाणु के अंदर है, भ्रूणकोश के अंदर है। तो ये अंडाणु पूरे को सुरक्षा देने के काम करता है, सुरक्षा और भोजन देने के काम करेगा बीजांडकाय। क्लियर है? एक बात देखिए, और भी आवरण है, तो इसको बोले अंतः आवरण, एक और है उसको बाह्य आवरण। कभी कभी अंतः आवरण होता भी है, न भी होता, और मतलब हमने नहीं रहता। तो अंतः आवरण हो भी सकता है, न भी हो सकता। कभी कभी अंतः आवरण रहेगा, कभी 1 गो रहता है, कभी 2 गो रहता है, कभी नहीं हो रहता है, नहीं, कभी 1 गो, कभी 2 गो, कभी अंतःआवरण होता भी है, नहीं होता, ये भी कंडीशन हो सकता है। ठीक है, तो ओकर बारे में उतना डिटेल में हमने के है नहीं। तो आगे आ जाइए, चलो सबसे पहले बताओ अंदर वाला भाग भ्रूणकोश, जेकरा में 7 कोश का 8 केंद्र। क्या करो, ये कहां से 7 कोश का 8 केंद्र का है, सब आगे बतावेंगे। 7 कोश का 8 केंद्र, 7 कोश का 8 केंद्र। कौन करे होता? 7 3 3 6 और 6 गो आएगो यहाँ 7 गो, लेकिन एकरा में 2 केंद्रक होता है, एक में 2 केंद्रक होता है, एक में 2 केंद्रक रहता है। तो 6 मतलब के वो 7 कोशिका 8 केंद्रक वाले भाग को हम लोग बोलते हैं भ्रूणकोश। अच्छा बताइए, एक ऐसा भाग जो भ्रूणकोश को सुरक्षा और भोजन देता है, सुरक्षा और भोजन देगा, कौन देगा? बीजांडकाय। बगल में सट्टल रोहित तो करेगा। बाद में अंतः आवरण है, बाह्य आवरण है। बाह्य आवरण आगे जब बढ़ता है ना, इन्हें कोची बनेगा? बीजांड वृंत बनेगा, बीजांड वृंत, समझ रहा? यहां से निकला है, यहां जाके बीजांड वृंत। देखिए ई वाला बिंदु आपको, जहां पर बीजांड वृंतवा वृंत है, बीजांड वृंत, बीजांड वृंत, आप पूरा का नाम पूरा पूछिए बीजांडकाय, इन्हें बीजांड वृंत, इन्हें बीजांडकाय, बीजांड वृंत, बीजांडकाय। तो यहां देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये बीजांड वृंत है, ये टोटल बीजांडकाय। तो बीजांड वृंत जो है बीजांडकाय के जिस बिंदु से मिलता है ना, उस बिंदु को बोलते हैं निभाग। यहां तक में दिक्कत नहीं है, पूरा भाग क्लियर हो गया। सबसे अंदर भ्रूणकोश, फिर बोलो बीजांडकाय, अंतः आवरण, बाह्य आवरण, इन्हें बीजांड वृंत, यहां नाभिका। अच्छा एक अलावा देखिए, ये ऊपर वाला भाग देखे हो,
यहां पर आप एक चीज देखिए, यहां पर एक भाग देखिए, यहां पर ई बाह्य अंतः आवरण है, ई बाह्य आवरण है। तो यहां पर ना अंतः आवरण है ना बाह्य आवरण है, दोनों में से कुछ नहीं है। तो जौन वाला भाग में अंतः और बाह्य आवरण नहीं होता है ना, उसको बीजांड द्वार बोलते हैं। द्वारी गेट वो ऐंठा है ये नहीं है, द्वारी गेट ऐंठा नहीं है। तो इस वाले भाग को बीजांड द्वार कहेंगे, बीजांड द्वार कहेंगे, बीजांड द्वार कहेंगे। अब पूरे ऊपरे वाला सभे भाग को बीजांड द्वारी सीरा, बीजांड द्वारी लिखते हैं, द्वारी सीरा कहा जाएगा। इन्हें वाला सीरा को, इन्हें पूरे वाला सीरा को, इस पूरे सीरा को बीजांड द्वारी सीरा कहते हैं। इस पूरे सीरा को हम लोग बीजांड द्वारी सीरा कहेंगे। फिर से जहां अंतः आवरण बाह्य आवरण, आगे सबके परिभाषा लिखेंगे तो वहां जरूरत पड़ेगा, इसलिए इसको हम समझा रहे हैं ताकि परिभाषा लिखते समय दिक्कत ना हो। बताइए इस बीजांड का एक ऐसा भाग जहां अंतः आवरण बाह्य आवरण नहीं है, इसको बीजांड द्वार कहेंगे। बीजांड द्वार वाले ऊपर वाला सिरा को कुछ बोलेंगे बीजांड द्वारी सिरा। नीचे जो आधार देखे हो, इस आधार को, नीचे वाले भाग को, नीचे वाला भाग को हम लोग निभाग बोलते हैं। निभाग कुछ बोलेंगे, निभाग। याद करो, आधार्य भाग, आधार मत नीचे, आधार्य भाग को, बीजांड के आधार्य भाग को निभाग कहते हैं, बीजांड के आधार्य भाग को निभाग कहते हैं। और यह ना, तो ई वाला जो भाग है वो इसको निभाग कहेंगे, या आधार्य भाग को इसको निभाग कहा जाएगा, है ना। इसको ई जो भाग है ना, नीचे वाला पूरा भाग को, इसको आधार्य सिरा कहेंगे। कुछ बोले हैं, सॉरी, निभागीय सिरा, निभागीय सिरा, निभागीय सिरा बोले, सिरा लिखे। इसको बोले थे बीजांड द्वार, तब बीजांड द्वारी सिरा, यानी निभाग तब निभागीय सिरा, ऊपरे बीजांड द्वार, बीजांड द्वारी सिरा, निभाग निभागीय सिरा। समझ रहा, इसको उल्टा भी इसे करके बना सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे इच्छा करते वैसे बनाओ ना, बहुत सारे लोग इसको उल्टा करके बनाते हैं, उल्टा भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक में कोई दिक्कत है बोलो? तो सब कुछ एक में जितना टर्म आ सकता था ना, सब कुछ बता दिए हैं। चलो बता दीजिए कौन कौन भाग है, बताइए, टाइम लेकर आप पढ़ लो ताकि दोबारा दिक्कत ना होवे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है। सबसे अंदर बोलो, सबसे अंदर 7 कोश का 8 केंद्रक वाले भाग को जी बोलेंगे, भ्रूण कोश बोलेंगे। दूसरा, एक बार ये भ्रूण कोश को पोषण और सुरक्षा देने वाला भाग ढके हुए रहता है, कौन? बीजांड का है। फिर बताइए अंतः आवरण, फिर बोलो बाह्य आवरण। एक बात बताइए, जहां अंतः आवरण बाह्य आवरण नहीं होता उसको बीजांड द्वार कहेंगे। ऊपर वाला सिरा को बीजांड द्वारी सिरा, नीचे वाला को निभाग कहते हैं, निभाग, क ख ग निभाग, और निभागीय सिरा हो जाएगा। अब ये बाह्य आवरण जो देख रहे हो ना, ऐसे करके आगे गया है तो इसको बोलेंगे बीजांड वृंत। अब बीजांड वृंत इस पूरे बीजांड से जिस भाग से जुड़ा होता है उसको निभाग कहते हैं। अब कैसे बीजांड वृंतवा को करता है, देखो एक बार बताते हैं बीजांड वृंत के काम को है, ध्यान से समझना, बीजांड वृंत के काम को है। देखो बीजांड वृंत यहां रहता है बउआ, सुनो 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 गांव वालों सुनो, सुनो 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 गांव वालों सुनो। देखो क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर बताइए, सबसे नीचे वाला भाग को गोजी बोले थे, अंडाशय बोले थे। अंडाशय के अंदर वाला भाग को गर्भाशय गुहा कहे थे। गर्भाशय गुहा से अपरा, इसी अपरवा से बीजांड वृंतवा इसे निकलते रहता, बीजांड वृंत ही निकला, इसी बीजांड वृंत से होकर सब कुछ एक अंदर निर्माण करेगा। यही हुआ, देख रहे हो, ये अपरा और बीजांड वृंत, यही बीजांड वृंत है। अपरा और बीजांड वृंत जुड़ा रहता है। अपरा जो होता है इस बीजांड वृंतवा से अपरा जुड़ा रहता है। बीजांड वृंत क्या बताइए, कह देंगे कि इस पूरे बीजांड का एक ऐसा भाग जहां से, इस पूरे बीजांड का एक ऐसा भाग जहां से अपरा जुड़ा होता है। अपरा जुड़ता है बीजांड वृंत से। अपरा, इन्हें अपरा है, यही अपरवा। अरे हम लोग कहां बना रहे हैं? गर्भाशय के अंदर बना रहे हैं, गर्भाशय के अंदर बना रहे हैं, गर्भाशय गुहा के अंदर ही सब चित्र समझ रहा। गर्भाशय गुहा के कहा अंदर है चित्र, क्लियर है। ये जो बीजांड वृंतवा कहां से निकला है, वो अपरा से ही निकलता, अपरा से ही, है ना, अपरा से कनेक्टेड होता है। तो बताइए बीजांड का एक ऐसा भाग, बीजांड का एक ऐसा भाग जहां से हुआ, बीजांड का एक ऐसा भाग जहां से अपरा जुड़ा होता, अपरा कनेक्टेड होता, उसी को बीजांड वृंत कहते हैं। किसी को दिक्कत? अब चलिए, तो पूरा चित्र बना लिए हैं। आप एक सबे भाग को हमने परिभाषित करना, देखो कैसे कैसे परिभाषित करेंगे। पहले चित्र अच्छा से बना लेना, चित्र अच्छा से सबसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले ऐसे करके बना लीजिए, है ना। शॉर्ट में देखिए ना, शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो देखिए, सबसे पहले ऐसे बनाओ, क्लियर है। 1 2 3, 1 2 3, यहां बताइए 2 गो केंद्रक रहेगा, केंद्रक ज्यादा होता है, केंद्रक 8 गो और कोशिका, है ना, 7 गो। ऐसे एक बनाइए, बीजांड काय हो गया। एक बाद यहां से ऐसे करके बनाइए, कौन सा? अंतः आवरण हुआ। यहां से बाह्य आवरण इन्हें जाएगा, इन्हें से बाह्य आवरण को इससे घुमा दीजिए, यहां से
अपना नेम कनेक्टेड कर दीजिए, कितना आसानी तरीका से बन जाता है। सबके नाम लिख दो, हो गया। क्लियर है? तो बताइए एकरा में मुख्य तौर पे के भाग है। अगर पहले हमने चित्र बना लिए हैं, अब सबको परिभाषित करना। के भाग तक कह देंगे ना कि बीजांड के निम्नलिखित भाग होते हैं। भाग को देखो कौन कौन से भाग हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। बीजांड के निम्नलिखित भाग में कौन कौन भाग लिख रहे हैं। सबसे पहले कह देना, सबसे पहले भ्रूणकोश, सबसे पहला भाग भ्रूणकोश। दूसरा भाग बीजांड काय, दूसरा भाग बीजांड काय। तीसरा भाग बीजांड द्वार, तीसरा भाग बोलो बीजांड द्वार। हो गया, पहला भ्रूणकोश, बीजांड काय, बीजांड द्वार को इस अंतःआवरण बाह्यावरण कहा गया। नहीं, वो अंतःआवरण बाह्यावरण सब एक में है, बीजांड द्वार में आ जाएगा, एक आगे से मत लिखना। पहला बोलो भ्रूणकोश, दूसरा बीजांड काय, तीसरा बीजांड द्वार। ऊपर हो गया। एक बाद अगर आ सकते हो ना तो तीसरा का भाग नीचे आ जाए, एक था, चौथा में निभाग ले लेते हैं। कौन सा निभाग, इसका जो आधारीय सिरा को निभाग कहेंगे। ये चौथा हो गया। अब यहां से आ जाइए, ठीक हो गया। चार के बाद पांचवा में आ जाते हैं। पांचवा यह हो गया, पांचवा बोलो बीजांड वृंत, और छठा हो गया नाभिका। हो गया, खत्म। 6 भाग लिख लो। कहते हैं कि इसका निम्नलिखित भाग होते हैं 6 भाग। पहला है तो ढेर मनी, कितना को परिभाषित करें, सब आ जाएगा, जो एक्स्ट्रा बचा सब आ जाएगा। पहला बताइए भ्रूणकोश, दूसरा बीजांड काय, तीसरा बीजांड द्वार, सबसे नीचे चौथा में निभाग, आधारीय भाग को निभाग कहें। निभाग के बाद चौथा हो गया पांचवा बीजांड वृंत, पांचवा बीजांड वृंत, बीजांड वृंत। बीजांड वृंत के बाद यहां बताइए, यहां जो जुड़ा हुआ था बीजांड वृंत बाद जहां से जुड़ा था, बोलो क्या बोलेंगे, नाभिका। नाभिका 6 भाग हो गया। सबको परिभाषित कैसे करेंगे। सबसे पहले भ्रूणकोश, कहते हैं कि बीजांड का एक ऐसा भाग, या ये कहते हैं कि बीजांड के अंदर या बीजांड के केंद्र में, बीच में बीजांड के अंदर 7 कोशिका और 8 केंद्रक वाले भाग को, बीजांड में उपस्थित 7 कोशिका और 8 केंद्रक, 7 कोशिका और 8 केंद्रक वाले भाग को भ्रूणकोश कहते हैं। पहला हो गया, खत्म हो गया। दूसरा आते हैं बीजांड काय। कहते हैं कि बीजांड के अंदर स्थित एक ऐसा भाग जो भ्रूणकोश को सुरक्षा और भोजन देता है, उसको ढके रहता और भोजन देता, ढकले रहता, सुरक्षा दे रहा, भोजन देता है, उसको बीजांड काय कहते हैं। तीसरा में है बीजांड द्वार। कहते हैं कि बीजांड का एक ऐसा हिस्सा, एक ऐसा भाग जहां अंतः आवरण बाह्य आवरण नहीं होता, अंतः आवरण बाह्य आवरण नहीं होता, उसी को बीजांड द्वार बोलते हैं। यही द्वारिया से जाके हेलेगा, अंदर जाएगा। एक अंदर कौन है जी बताओ, अंडाणु है, शुक्राणु पहले बनल है, मतलब क्या कहते हैं उसको बोले, देखो जी नर युग्मक कहते हैं। तो नर युग्मकवा यही द्वारीय रूप के अंदर हेलेगा, वह ध्यान रखिएगा, यही बीजांड द्वारी से अंदर की ओर हेलेगा, है ना, जहां अंतः आवरण बाह्य आवरण नहीं है। क्लियर है? जब एक अंदर जब चल जाएगा ना तो उसके बाद एक में से कोई एक अंडाणु है, अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलेगा, इसे नर युग्मक मादा युग्मक मिलेगा, अब मिल के वहां पर बच्चा का निर्माण हो जाएगा। समझ रहा? तो चलिए जहां पर वो बोलो बीजांड द्वार में कोई दिखा देंगे कि बीजांड का एक ऐसा हिस्सा जहां अंतः आवरण बाह्य आवरण नहीं होता, उसको बीजांड द्वार कहते हैं। और निभाग क्या कहेंगे, तो कहते हैं कि बीजांड के आधारीय नीचे वाला भाग को आधारीय भाग को हम लोग निभाग कहते हैं। अब आगे आइए, अगला 5वां में है बीजांड वृंत। बीजांड वृंत में ही कह देना हुआ ना कि बीजांड, ध्यान देना, बीजांड जो है, बीजांड अपरा से जिस भाग द्वारा जुड़ा होता है, अपरा से ही जुड़ल था, अपरा से यही उत्पन्न होकर इसे पूरा बनाया है, तो अपरा से जिस भाग से जुड़ा होता है ना उसी को बीजांड वृंत कहते हैं। बीजांड वृंत हो गया। फिर कह देंगे, ध्यान से समझिएगा, बीजांड वृंत, ध्यान दीजिए, बीजांड वृंत इस पूरे बीजांड से जिस भाग द्वारा है ना या जिस बिंदु से जुड़ा होता है उसको नाभिका कहते हैं। नाभिका लाल था कि बीजांड वृंत भाई है कि नहीं है, जेने बता बदमाश, यहां से आपको तो बीजांड वृंत में है, मोटाई से करके वो नली रहता, पाइप होता है, इसे कलमिया रिफिलवा है ना, रिफिलवा ऐसा रहता है, रिफिल में से उसको इंकवा निकाल लीजिए, जो बचता है ना उससे रहता पतला सा। तो ये हो गया कि बीजांड वृंत, आई पूरा हो गया बीजांड। तो बीजांड वृंत, बीजांड से जिस भाग, बीजांड वृंत जिस भाग से जुड़ा रहेगा ना या जिस बिंदु से जुड़ा होता है उसी को नाभिका कहते हैं, नाभिका कहते हैं। किसी को यहां तक में दिक्कत है? पूरा बात सबको समझा दी है, पूरा A to Z क्लियर है। अच्छा, कोहनी के दिक्कत रहेगा सर अंतः आवरण बाह्य आवरण के बारे में, इस सर अंतः आवरण बाह्य आवरण का बताया, एक के बारे में हम अलग से समझा देते हैं, पूरा क्वेश्चन खत्म हुआ। अब आते हैं अंतः आवरण बाह्य आवरण, ये बड़ी को समझाते हैं। देखो सबसे पहले एक बात बताओ, अंदर वाले भाग को कुछ बोले थे, बोलते जाइएगा, भ्रूणकोश बोले थे। अब भ्रूणकोशवा के बाहर वाले भाग को हम लोग बोले थे बीजांड काय। बीजांड काय है ना, बीजांड काय एकरा एगो चाहे दूगो आवरण से ढका रहता है, बीजांड काय है ना, एगो चाहे दूगो आवरण से ढका रहता, दूगो कवच से ढका रहता है बीजांड काय। अरे अंदर तो भ्रूणकोशवा के ढकले है कौन, बीजांड काय। अब बीजांड काय के बाद भी दूगो है ना, समझ रहा, तो चाहे एक को रहता है चाहे दूगो रहता है, एक को भी हो सकता है दूगो भी हो सकता है। तो बीजांड काय जो होता है, ध्यान से समझिएगा, बीजांड काय जो होता है ना, बीजांड काय इसको बोले बीजांड काय।
बीजांड काय जो होता है ना वो एक चाहे दो गो कवच से, एक या दो कवच से आवरण से ढका रहता है, उसी को हम लोग अध्यावरण बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं? अध्यावरण। याद रहेगा, बीजांड काय एक या दो आवरण से कवच से ढका रहता है, उसी को अध्यावरण कहते हैं। दोनों के एक साथ मिला के अगर मान लीजिए कि एक गो है तो ठीक है, अध्यावरण बोल देंगे। लेकिन अगर दू गो है ना, दू गो है, ऐसे करके दू गो है, देखिए यहां पर सबसे अंदर वाला हो गया, ऐसे करके बना दीजिए। एक बाद यह हो गया था कोची, बोलो इसका नाम दिया थे कोची, बीजांड काय बोले थे। अब बीजांड काय के बाद अगर एक गो है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दू गो है ना, दू गो है तो अंदर वाला को अंतः आवरण, बाह्य वाला को है ना, बाहर वाला को बाह्य आवरण कहेंगे। समय देखिए कोची पॉइंट पढ़ा दिए, फिर से सुनना हुआ। ये कह देंगे कि कोई बीजांड है, बीजांड में जो बीजांड काय होता है ना, एक या दो कवच से ढका रहता है, जिसे अंतः क्या बोलते हैं? अध्यावरण बोलते हैं। दोनों को मिला के अध्यावरण बोलेंगे, ठीक है। जिस बीजांड में दू गो आवरण होता हुआ, दू गो कवच रहेगा, दू गो, तो अंदर वाला को अंतः आवरण, बाहर वाला को बाह्य आवरण। नहीं तो बोले थे अंदर वाला को अगर दू गो रहेगा तो अंदर वाला को अंतः आवरण, बाहर वाला को बाह्य आवरण। एक गो है तो कोई अंतः बाह्य नहीं रहेगा। अगर दू गो है तो अंदर वाला को अंतः आवरण, बाहर वाला को बाह्य आवरण। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीजें और परिभाषित करने के लिए कहा था। एक क्वेश्चन रहता है ना कि आप बताइए कि जिसे एक अध्यावरणी बीजांड केरा कहेंगे, वो वैसा बीजांड जेकरा में एक गो अध्यावरण रहे, या अध्यावरण बाहर से एक गो, अंत आवरण खाली बाह्य है, ये नहीं, ये नहीं है। तो अगर किसी बीजांड में एक गो अध्यावरण है तो उसको एक अध्यावरणी बीजांड कहेंगे। अच्छा, दू गो अध्यावरण है तो द्वि अध्यावरणी बीजांड कहेंगे। कभी कभी ना पहला होता है ना दूसरा, दोनों में से कोई होबे नहीं करता है। जेकरा में कोई अध्यावरण होबे ना करे तो उसको अध्यावरणी बीजांड कहते हैं। बीजांड तीन तरह के हुआ, कौन कौन? एक अध्यावरणी बीजांड, द्वि अध्यावरणी बीजांड, अध्यावरणी बीजांड। एक अध्यावरणी, द्वि अध्यावरणी, अध्यावरणी। वो वैसा बीजांड जेकरा में एक अध्यावरण हो उसको एक अध्यावरणी बीजांड कहेंगे। जेकरा में दू को आवरण हो द्वि अध्यावरणी बीजांड हो जाएगा। जेकरा में कोई अध्यावरण नहीं हो उसको अध्यावरणी बीजांड कह देंगे। कहानी खत्म हो गया। समय किसी को यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए बुआ नेक्स्ट अगले क्लास में रहने देते हैं। आज जो पढ़ा है इसको ढंग से रिपीट करो। समय ज्यादा बचल नहीं है बुआ, आप एकदम जी जान लगा दो, जितना क्षमता है ना उतना एकदम यूज करो। ज्यादा एग्जाम के टाइम नहीं है और हंसी मजाक मत करो। आप ये नहीं कि दोस्ती यारी जे कर रहा था सब छोड़ो, घर काम धाम सब छोड़ के एकदम एक काम लगे। विद्यार्थी का केवल एक काम है बुआ, वो है उसको मेहनत करना पढ़ाई के प्रति, है ना। और आपने देखो जो यहाँ पर नंबर आवेगा 12th में, आगे बहुत जरूरत पड़ने वाला है। 12th पे फॉर्म आता है भरने के लिए, समझ रहे कहिए 12th लेवल पे आता है नौकरी। अच्छा नंबर वाला लाओगे तब ना, फिर बाद में कहोगे कि सर कोचिंग करें 4 साल 5 साल के बाद 6 साल के बाद मिलो तो सर देखिए ऐसे ही है। अरे ऐसे ही तुम खुद हो, तोरा पढ़े में कोई मदद नहीं कर सकता, तोर बदला कोई दूसरा पढ़े नहीं जाएगा, वो तोरे पढ़ना पड़ेगा। तो अभी मेहनत करो, ठीक है। रहने देते हैं, नेक्स्ट अगले क्लास से इसको पढ़ाते हैं। और सबको कहाँ मिलेगा नोट्स? वो ऑनलाइन वाला नहीं कर तो उन्हीं के नोट्स मिल जाएगा कहाँ? तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। और अगर नहीं वहां पर मिल पा रहा तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ऐड हो जाइए। 91 10 98 81 46 नंबर है, मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। यहां से आपको हम ऐड कर देंगे टेलीग्राम पर भी, व्हाट्सएप ग्रुप पर, आराम से आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। और यहां पर वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, बायोलॉजी है, टोटल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ये कौन है छोड़ते हैं, सबके सब पढ़ाया जाता है, सब अपने को पढ़ाते हैं। एकदम आराम से पढ़िए, जब हम पढ़ावेंगे तब आपको चीजें समझ में आवेगा, ठीक है। रहने देते हैं, एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए।